फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो आज की कहानी दोस्तों आशीष जी का है। यूपी का मेरठ के पास के रहने वाले हैं। ये उन्हीं की कहानी है। तो कहानी में जाने से पहले जो चैनल पर मेरे दोस्त नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलते हैं आशीष जी की कहानी में। दोस्तों मेरा नाम आशीष है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे भाई साहब आर्मी में काम करते हैं, तो वो छुट्टी आ रहे थे। उन्होंने हमें फ़ोन किया था, गाड़ी का नंबर बताया था और गाड़ी का नाम भी बताया था। बोले कि हम फलने तारीख को हम आएंगे। तो आज की तारीख थी और गाड़ी हमारी जो स्टेशन था ना वो छोटा सा था। तो रात में वो गाड़ी आ रही थी करीब 8 बजे के आसपास में। तो वो बोले थे आशीष तुम बाइक लेके आ जाना, और मेरे पास कोई ज़्यादा सामान नहीं है, एक पिट्ठू है बैग टाइप का, और हम बाइक पर मज़े से चले जाएंगे। कोई गाड़ी वाड़ी मत करना, बाहर से किराए पर मत लेना। मैंने बोला ठीक है भैया। तो आज मैं निश्चित टाइम पर स्टेशन पर आ गया था। स्टेशन पर पहुंचा, मैंने गाड़ी का पता किया तो गाड़ी करीब 4 घंटे लेट से आ रही थी। मैंने भैया को फ़ोन मिलाया, भैया का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। शायद ट्रेन में फ़ोन लग ही नहीं पाता जल्दी से। तो मैं एक बेंच पर आकर के बाहर की प्लेटफार्म पर बैठ गया। आसमान में बादल जमवाड़ा लग रहा था, एकदम लग रहा था कि बारिश आने वाली है। बिजली भी कड़क रही थी। मैंने देखा शायद कहीं पर छिपने का जगह हो। वो इतना बड़ा स्टेशन नहीं था, छोटा सा ही था। तो एक टीन का शेड बना हुआ था और उसमें एक बेंच लगी हुई थी। मैं वहाँ जा कर के बैठ गया। उसमें एक ट्यूबलाइट जल रही थी। तभी बादल गरजने लगे और ज़ोर की बारिश स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश का दिन भी था, तो बारिश तो होना लाजमी था। समय पर सब अच्छा लगता है, तो बारिश से हमें कोई वो बुराई नहीं थी। भाई बारिश का दिन हो, बारिश होना ही चाहिए। फिर मैंने भैया को फ़ोन मिलाया, भैया का फ़ोन लगा। उन्होंने जैसा बोला कि शायद वो ट्रेन लेट चल रही है, वो तो मुझे पता ही था। तो वो बोल रहे थे कि शायद करीब 12 पौने 12 के आसपास पहुंच जाएंगे। से तुम स्टेशन पे ही हो? नहीं कहा हाँ भैया हम स्टेशन पे ही हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक फ़ोन कट हो गया, शायद सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर मैं आराम से बैठ गया। थोड़ी देर में बारिश बंद हुई। मैं बाहर निकला प्लेटफार्म पर। मुझे कुछ भूख सी लग रही थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ट्रेन लेट होगा। तो मैं बाहर स्टेशन के बाहर चला गया। वहाँ पर एक गुमटी थी चाय की, वो भी बंद करके जाने वाला था। मैंने बोला भैया कुछ खाने पीने का है? तो बोला जी मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, समोसा है लेकिन ठंडे हैं। नहीं चाय मिल जाएगी? बोला हाँ अभी तो बना दूंगा जल्दी से। हाँ तो मैं बंद ही कर रहा था इसको भी। मैंने पूछा इतना जल्दी क्यों जाते हो, अभी तो ट्रेन आने वाली हैं, बहुत सारी ट्रेनें हैं अभी। बोला ट्रेन तो आज सारी लेट हो चुकी है बाबू, और इतना बड़ा स्टेशन नहीं है कि हम देर रात तक यहाँ काम करें। हैं ठीक है आप समोसा ही दे दो और चाय बना दो। ठंडा समोसा था लेकिन भूख लगी हुई थी तो स्वादिष्ट लग रहा था। मैंने चाय के साथ में एंजॉय किया, पेट तो भर गया थोड़ा सा। फिर मैं वहाँ से उनको पैसा दे करके टहलता हुआ बुकिंग काउंटर पर आया। छोटा सा काउंटर था, उसी में स्टेशन मास्टर कम जो भी था, एक सिंगल आदमी पूरे स्टेशन को चला रहा था। वो टिकट भी काटते थे, कोई माल गाड़ी आती तो उसको झंडी भी दिखाते, कोई गाड़ी नहीं रुकती उसको भी झंडी दिखाते। सारा काम उन्हीं पर निर्भर था। मैंने उन साहब से पूछा साहब ये ट्रेन
अब कहाँ पर है, कितने देर में? बोले भैया वही टाइम है उसका, 4 घंटे लेट से चल रही है, देखो रिकवर कर जाए तो थोड़ा जल्दी आ जाएगी। 11:30 का उम्मीद रखो आप। उन्होंने पूछा क्या आप ट्रेन पकड़ना है कि कोई आ रहा है? नहीं नहीं, मेरे भाई आ रहे हैं जो आर्मी में हैं। बोले आप यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठ जाओ, बाहर में एक बेंच लगा हुआ था और इंतज़ार कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा घूम फिर लूँगा तो सही रहेगा। मैं प्लेटफार्म पर इधर से उधर घूमता रहा। करीब 11 बज चुका था और फिर मैं स्टेशन पर गया एक बार। उनसे पूछा साहब क्या ट्रेन का क्या खबर है? बोले वही 11:30 का उम्मीद रखो आप, 11:30 तक पहुंच जाएगी हर हालत में। मैं बाहर निकल गया, प्लेटफार्म पर आया, एकदम सोन सपाटा प्लेटफार्म, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तब तक बारिश का प्रकलन स्टार्ट हो गया, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार एका पर एक बारिश शुरू हो गई। मैं उसी टीन का जो सेट था उसके अंदर भागा। भागते भागते मैं तौलिया सर पर रख लिया था कि हम गांव वाले तौलिया और गमछी लेकर ज़रूर चलते हैं, पता नहीं कहाँ कब जरूरत पड़ जाए, बरसात में या धूप में। तो सर पर तौली रख करके मैं बच गया थोड़ा सा, बाल तो गीले नहीं हुए बट कपड़े थोड़ा हल्का हल्का गीला हो गया, लेकिन मैं अंदर पहुंच गया। सबसे पहले मैंने मोबाइल को चेक किया, मोबाइल तो गीला नहीं हो गया क्योंकि महंगा मोबाइल था। मैं 2 महीना पहले ही भैया से पैसा मंगवा करके मैं ख़रीदा था और मैं साफ़ किया उसको, गीला नहीं था, बचा हुआ था सही। और मोबाइल मैंने बेंच पर रख करके और तौलिया से अपने कपड़े को साफ़ करने लगा, गीला था जो। साफ़ करके मैं बेंच पर बैठा और मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक मोबाइल पता नहीं कहाँ गिर गया था शायद। मैं नीचे देखा बेंच के, शायद नीचे गिर गया होगा मेरी गलती से। मैंने देखा वहाँ पर मोबाइल नहीं है। मैं हर तरफ देख लिया उस केबिन में, लेकिन मोबाइल लग रहा था जैसे आसमान निकल गया या ज़मीन निकल गई। मेरा मन तो एकदम उदास हो गया। इतना महंगा मोबाइल भैया से मैं कितनी बार बोला, तब जाकर भैया बोले थे कि चलो ख़रीद लो इस बार। मुझे बहुत दुख हुआ, रोना आ रहा था मेरे को। यानी कि भाई मैं भैया क्या जवाब दूंगा, माँ को क्या घर पे बोलूँगा, बाबूजी क्या बोलूँगा कि मोबाइल में गुम करके आ गया हूँ। दिल एकदम उदास सा हो गया। फिर मैंने एक बार ढूंढने की कोशिश किया मोबाइल को, लेकिन कहीं मोबाइल मेरे को नज़र नहीं आया। मैं हैरान था कि अभी मैं ला करके साफ़ करके मोबाइल बेंच पर रखा और यहाँ पर कोई है भी नहीं, इतना बड़ा जगह भी नहीं है कि कहीं उड़ के चला गया हो, आंधी आई हो, तूफान आया हो, ऐसा कुछ था भी नहीं। मोबाइल गया तो कहाँ गया? मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था, लेकिन उस सवाल का जवाब कोई नहीं मिला। मैं उदास सा बेंच पर बैठ गया, सर पकड़ करके रोने का हुआ मैं। तभी मुझे लगा कि हमारे बेंच के पीछे में कोई है। मैं झटके से मुड़ा और पीछे देखा तो हमें कोई नज़र नहीं आया। ऐसे लगा कि जैसे मेरा मन का वहम हो। फिर भी मैं सरसरी निगाह हर जगह डाल ली, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। यानी कि हो सकता है ये मोबाइल का दुख में मेरे को ऐसे कुछ याद आ रहा हो। फिर मैंने ध्यान उधर से हटा दिया और आराम से सोचने लगा कि मोबाइल गया तो कहाँ गया, मैं कहीं छोड़ तो नहीं दिया। कई तरह के मन में ख्याल आ रहे थे, लेकिन मुझे कैसे भूल सकता हूँ कि मोबाइल अपनी जेब से निकाल के मैं बेंच पर रखा और कपड़े साफ़ करने के टाइम में ही मोबाइल गायब हो चुका था। तभी मुझे बाहर से किसी का आने का आहट हुई। बारिश में से मैं देखा एक लड़की भीगती हुई आ रही थी और सीधा इसी साइड में आ घुसी। मैं इतनी रात को बारिश में भीगती हुई लड़की, मैं हैरान था देख करके। यानी कि अकेले तो आना नहीं चाहिए इस सुनसान स्टेशन पर। यानी कि
आप अकेले क्यों आए हो यहाँ पर? ट्रेन पकड़नी है, कोई आ रहा है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा आकर के मेरे बेंच के बगल में खड़ी हो गई और बाल को झटकने लगी जैसे सुखा रही हो, पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे लगा कि ये जानी पहचानी सी लग रही है लड़की, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ देखा, कब मिला हूँ इससे, कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं शिष्टाचार बस अपना तौलिया उसको पकड़ा दिया, यानी कि लो मैडम, अपने गीले हुए बाल को सुखा लो, आप कपड़े मैं ज़रा सुखा लो इससे। उसने तौलिया पकड़ लिया और थैंक यू बोला और अपने बाल को सुखाने लगी। मैं बेंच पर बैठ गया और मैं सोच रहा था मोबाइल के बारे में। फिर मैंने ध्यान आया कि शायद इस लड़की के पास मोबाइल हो। मैंने पूछा, मैडम आपके पास मोबाइल हो तो ज़रा 2 मिनट के लिए दीजिए, मुझे एक रिंग करना है, मेरा मोबाइल यहीं कहीं पर गुम हो चुका है। से रिंग करूँगा तो शायद वो फ़ोन बज उठेगा, पता लग जाएगा। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि शायद उसके पास मोबाइल नहीं है, नहीं तो मना नहीं करती शायद। मैं आराम से सर पकड़ के बैठ गया। तब तक वो लड़की तौलिया को लेकर के लहरा रही थी अपने बालों पर और आकर के बेंच के मेरे साथ में बैठ गई। तब मेरे को ध्यान आया कि शायद ये हम कोचिंग क्लास में जाते थे पहले, करीब 1 साल पहले, उसी क्लास में ये लड़की आती थी, हमारे साथ ही पढ़ती थी ये। इसका नाम बबली है, मैं अच्छी तरह से जान गया है कि ये बहुत सुंदर लड़की थी। कई लड़के इस पर जान छिड़कते थे, मेरा तो नंबर भी नहीं था। तो मैंने बोला, मैडम आप बबली हो ना? तो वो मेरी तरफ घूर करके देखी, लेकिन कुछ बोली नहीं। यानी मैं आशीष हूँ, आप कोचिंग क्लास में आते थे ना उस मास्टर जी का। तब वो मेरी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया, बोली कुछ भी नहीं। मैंने कि इसको क्या हो गया, कोई बात का जवाब नहीं दे रही है, यानी कि शायद बात करना नहीं चाहती। नहीं छोड़ो यार, हमें क्या करना, जब बात नहीं करना चाहती तो हम क्यों बात करें। एक तो हमें मोबाइल का दुख था और मैं आराम से बैठ गया। तभी लगा मेरे को फिर पीछे कि कोई मेरे बालों पर हाथ फेर दिया हो गर्दन के पीछे से। मैं सन सा रह गया और पीछे घूम के देखा तो मैं देखता ही रह गया एकदम। एक काला साया, और उसके तो सर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे ना, चेहरा नज़र आ था। उसके आगे बाल ही बाल फैले हुए थे लंबे, चेहरे की जगह पर लंबे लंबे बाल थे और बिल्कुल अडिग खड़ा हुआ था। शायद उसने मेरे गले पर हाथ डालने की कोशिश किया था। मैं एकदम चिल्ला पड़ा और तभी मैंने देखा कि जो मेरा मोबाइल था उसके हाथ में था और एक हाथ से दूसरे हाथ में मोबाइल से वो खेल रहा था। नहीं भैया, मेरे मोबाइल तो दे दो, तुम मोबाइल मेरा चुरा लिए हो। अब मेरे को गुस्सा आ गया मोबाइल देखते ही। तब वो लड़की सीधा उस तरफ देखी और तौलिया को उसने मेरी तरफ उछाला और घूर करके उस काये साए की तरफ देखा और उसके मुंह से एक अजीब तरह से हुंकार निकला उस लड़की के मुंह से। मैं पलट करके बबली की तरफ देखा। मैं देखा तो उसको देखते ही रह गया। उसके आंखें अब किसी अंगार की तरह लग रहे थे। लग रहा था जैसे आंखें ना हो करके 2 LED लाइट उसकी आंखों में फिट हुई पड़ी हो और चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गया था और झटके से वो मोबाइल फ़ोन उसके उस काले साए से हाथ से खींच लिया और मुझे पकड़ा दिया। मैं जल्दी से मोबाइल पकड़ के अपने जेब में डाल लिया। तभी वो शैतान जो पीछे खड़ा था उसने बबली का हाथ पकड़ लिया और एक झटके से हवा में ऊपर उठा लिया। मैं वो सीन देख करके ही दहल गया।
यानी कि ये भूत है, प्रेत है, क्या है, ये तो ज़बरदस्त शैतान दिख रहा है। मैं डर के मारे थर 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 काँपने लगा। यानी कि मैं पता नहीं आज किस मनहूस जगह में फंस गया हूँ। मैं डर के मारे मेरी घिघी बंद गई थी, गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। एकदम सूखे पत्ते की तरह मैं काँप रहा था। बबली हवा में उठी हुई थी और शैतान उस पर चिल्ला रहा था। उसकी जो आवाज़ थी फटे हुए ढोल की तरह लग रहा था। इतनी कर्कश थी कि लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। तभी बबली ने उस शैतान का बाल अपने हाथ में पकड़ के और एक जोरदार झटका दिया। देखते ही देखते उसका जो सर था वो बबली के हाथ में था और उसका धड़ था जो हमारी बेंच के पीछे खड़ा था। वो सीन देख करके मैं तो नीचे गिरते गिरते बचा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, हॉलीवुड का फिल्म चल रही हो। इतना दहशत में था, मैं उकड़ू ज़मीन पर बैठ गया और मेरा सांस भी लग रहा था कि बंद हो जाएगी। सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। तभी बबली ने इधर देखा मेरी तरफ और दहाड़ी ज़ोर से कि तुम एक कोने में चले जाओ या दरवाजे के पास जाओ, ये शैतान तुम्हारा पीछे लगा हुआ है। और फिर उसने उस मुंडे को सीधा बाहर की तरफ उछाल दिया बारिश में। तभी लगा कि बाहर में ज़ोरदार चमक हुई जैसे बिजली गिरी हो, और एक अजीब तरह से जैसे बिजली गिरने के बाद में आवाज़ आती गड़गड़ाहट से, वैसे हुई। और फिर मैं जब पलट के देखा तो वो शैतान अपनी जगह से गायब हो चुका था। मैं देख कर के थोड़ा राहत हुई, लेकिन अब बबली से मुझे डर लग रहा था। यानी कि चलो वो शैतान तो गायब हो गया, लेकिन ये बबली क्या चीज़ है। मैं थर 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 काँप रहा था। तभी बबली एकदम नॉर्मल, उसकी आंखें हो गई और चेहरा भी एकदम सामान्य सा हो गया, नॉर्मल लड़की की तरह। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेंच पर बिठाया। बोली, आशीष तुम डरो नहीं, ये शैतान था ना, तुम्हें काफ़ी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा था ये, और तुम्हारे को मारने के चक्कर में लगा था, और मारकर तुम्हारा ये खून पी जाता, क्योंकि खून पीने से इसको ताकत मिलती थी। और तुम्हारा शरीर इसी रेलवे स्टेशन पर कहीं पर रेल की पटरी के नीचे कई टुकड़ों में कटा हुआ मिलता। घर वाले भी समझ में नहीं पाते कि बेटा ने खुदकुशी किया है या ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। कोई पुलिस भी पता नहीं लगा पाती। ऐसे बहुत यहाँ पर कांड हुए हैं। तो आशीष, मैं तो सही टाइम पर तुम्हारे पास में आ गई, तभी तुम्हारा जान बच पाया है। मैं एकदम कांपते हुए पूछा, यानी कि आप बबली ही हो ना? तो उसने सर हिलाया अपना, मतलब हाँ। फिर मैं थोड़ा दिल में राहत सी हुई। फिर वो बोली, आशीष तुम्हें इतनी रात में यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता नहीं है कि कितना ख़तरनाक स्टेशन है ये? नहीं कि नहीं बबली, मुझे ये पता नहीं था। मेरे तो भैया आने वाले थे, 8 बजे का ट्रेन था, लेकिन ट्रेन लेट हो गया था, इस चक्कर में मेरे को यहाँ रुकना पड़ गया। बबली बोली, तुम देख रहे हो ना इस प्लेटफार्म पर स्टेशन मास्टर को छोड़ करके कोई तुम्हें एक नज़र आ रहा है? 8 बजते ही ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। तुम्हें एक दुकानदार, एक ऑटो वाला और रिक्शा वाला कोई नज़र नहीं आता। मैंने हाँ में सर हिलाया। यानी कि बबली तो बात सही कह रही है कि जब मैं चाय पीने गया था तो दुकानदार भी जल्दी में था, शायद वो कुछ बता नहीं पाया। तभी मुझे लग रहा था कि बबली जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। फिर उसने उसी बेंच पर बैठा और फिर अपने बाल को सुखाने लगी। लग ही नहीं रहा था कि वो बबली, वो जो शैतान को मुंडी उखाड़ लिया था, वो है वो। मैं एकदम हैरत में था, लेकिन मैं बबली से पूछ ही नहीं पा रहा था कि बबली तुम हो क्या चीज़? तुम कोई जादूगरनी हो, काला जादू जानती हो,
या क्या सिद्ध सिद्ध स्त्री हो, क्या हो, लेकिन अंदर में सवाल बहुत थे, लेकिन मेरे ज़ुबान से निकल नहीं पा रहे थे। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी वो बोली, तुम ज़्यादा नहीं सोचो, तुम्हारे भैया की ट्रेन आने वाली है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी और तुम आराम से भैया को लेके जाना, लेकिन ऐसे गलती मत करना कि अकेले इतनी रात को इधर उधर भटको। फिर वो तौलिया मेरे ऊपर दी और चलने को हुई, तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ एकदम नॉर्मल था, ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई भूत प्रेत हो, कोई आत्मा हो, ऐसे मुझे महसूस नहीं हुआ। नहीं कि बबली तुम बताती जाओ तुम हो क्या चीज़, मेरे मुंह से अचानक निकला। तो बोली, आशीष अभी बताने का टाइम नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे और किसी की सहायता करनी है। अगर मैं नहीं गई तो शायद उसका जान जा सकता है। और वो गोली की तरह बारिश में निकल गई। देखते देखते मेरे आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। मैं सन सा खड़ा देखता रह गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर वो भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, डायन है, आत्मा है, ये काला जादू जानती है, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ा। मैं समझ गया कि भैया का ट्रेन आने वाली है, आ चुकी है। मैं केबिन से निकलने की कोशिश करने लगा तो बारिश ज़ोरों पर थी। तभी भैया का फ़ोन बजा, मेरा फ़ोन बजा, मैंने देखा भैया ही थे। मैं फ़ोन उठाया, बोले, आशीष कहाँ हो तुम? यानी भैया प्लेटफार्म पर ही हूँ, लेकिन बारिश हो रही ज़ोरों से, एक टीन शेड है उसके अंदर में हूँ मैं। भैया बोले, तुम वहीं पर रुकना, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास में बरसात से बचने का सारा कपड़े हैं, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, फिर दोनों भाई हम वहाँ से निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, एक ही यहाँ पर टीन शेड है, उसी के अंदर में हूँ मैं। भैया बोले ठीक है। तब तक गाड़ी आके लग चुकी थी, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था कि भैया किधर से आ रहे हैं। तभी थोड़ी देर में आर्मी के जूतों का आवाज़ आई, मैं समझ गया कि भैया ही हैं। वो केबिन के अंदर में आए, टीन शेड के अंदर में। मैं उनके गले से लिपट गया, अब ज़ोर ज़ोर से रोया। तो भैया बोले, क्या हो गया आशीष, तेरे को क्या हो गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया। यानी भैया ऐसे ही देख कर के आप बहुत याद आए। वो भी गले से लिपट गए, बोले ठीक है आशीष, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर उन्होंने बरसाती का एक कपड़ा अपने बैग से निकाला, बोले लो इसको पहन लो और फिर हम चलते हैं। हमने वो कपड़ा पहना और बारिश में ही प्लेटफार्म के नीचे अपना जहाँ बाइक खड़ा था मैं आ गया। लेकिन सवाल वही था कि बबली कौन थी। लेकिन वो मिलने के लिए बोली कि मैं कभी बताऊंगी। चलो इंतज़ार करते हैं, शायद वो कुछ बता पाया कि भूत है, प्रेत है, आत्मा है, क्या है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करो दोस्त। तो फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।